तो हमने कल देखा था ये सारी चीज़ें, है ना? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम्म कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हमने देखा था कि कारक क्या होता है। कारक का मेन काम होता है कि जो भी क्रिया है उसको संपन्न करने में भिन्न भिन्न प्रकार के मदद चाहिए होता है। वो सारा चीज़ जो मदद करता है क्रिया के संपन्न होने में, क्रिया की सिद्धि में, उसी को हम लोग कारक की संज्ञा देते हैं। उसको हम लोग कारक कहते हैं। तो हमने देखा था कि क्रिया को जो सीधे सीधे मदद करते हैं वो कुल मिला के 6 होते हैं। पहला होता है कर्ता, जो क्रिया को करता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा होता है कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम लोग कर्म बोलते हैं। उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तीसरा होता है करण, जो कर्ता को क्रिया को करने में कर्ता का मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे कर्ता या आती है तो अपने हाथ के द्वारा दान दे रहा है याचक को, तो ये तृतीय विभक्ति हो गई। इसके बाद किसको दिया जा रहा है, ये भी क्रिया का ही एक पार्ट है पूरा। तो याचकेभ्य, याचक को दिया जा रहा है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। हमने तो पढ़ा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे नंबर है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, आपादान से, इसके बाद संबंध का के की, अधिकरण और संबोधन, यही है ना? तो तो हम यहाँ पे अर्थ मिलाएंगे ना तो हमको दिख भी जाएगा कि केभ्य मतलब किस को, तो चतुर्थी में को होता है। इसमें देखोगे ना चतुर्थी का क्या नाम होता है, यहाँ पे चतुर्थी का नाम है संप्रदान, को के लिए। यानी कि को के अर्थ में अथवा के लिए के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, संप्रदान का। और संप्रदान का मतलब कौन सा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। ऐसे ही अपादान में से होता है, तो इसमें पंचमी विभक्ति। इन दोनों से में अंतर रहता है, करण के से में और अपादान के से में। ठीक है ना? लेकिन है, ठीक है, से ही है दोनों। इसके बाद छठ, क्या? हाँ, वो अंतर इसका मैं बता देता हूँ, आगे एग्जाम्पल आएगा ना तो उसमें पता चल जाएगा। जैसे कि एक होता है कि हम कलम से लिखते हैं, तो उसमें हो जाता है करण, जिसमें कि सीधे सीधे प्रयोग कर रहे हैं से का। और एक होता है कि दूरी से उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो करण, और ये पांचवा और तीसरा यही है ना। तृतीय और पंचमी देखो ऊपर में दिख जाएगा। तृतीय किस में लगा हुआ है, ये तृतीय लगा हुआ है ना। और पंचमी किस में लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पंचमी लगा है ना। तो कोष से निकाल रहा है और हाथ से दे रहा है, तो दोनों में से है कि कोष से हाथ से। तो जो कोष से निकाल रहा है वो थोड़ा सा दूर हो गया, जो एकदम कर्ता का सीधे सीधे मदद करता है उसका, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। ठीक है। हाँ, और जो थोड़ा सा दूरी से मदद कर रहा है उसमें फिर हो जाएगा पंचमी। हालांकि हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं वाक्य बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी ये विभक्ति का कैसे कैसे प्रयोग होता है ना, इस पे पूरा सूत्र रहता है। एक एक विभक्ति का हम लोग पाँच पाँच छः छः सूत्र पढ़ेंगे। वो अभी अगला टॉपिक आएगा तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ठीक है, कि ऐसा एक एकदम पहला इंट्रोडक्शन है ये 2 क्लास में ऐसा नहीं है कि कारक कंप्लीट हो गया, कारक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सिर्फ कारक का क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, जिससे कि तुम लोग को पता चल जाए एक ऊपर ऊपर। बाकी कर्ता का पूरा सूत्र होता है 4 5। कर्म का भी पूरा सूत्र होता है, कैसे हम लोग संधि में सूत्र पढ़ रहे थे, याद है ना? तो वैसे हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा पूरा आगे। ठीक है। अभी जस्ट ये थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल है, ताकि कम से कम हम लोग जब किताब पढ़ें तो ये चीजें हमें दिखाई दे, उसके लिए ये जरूरी है। तो केन ददाती, तो हंसतेन ददाती, हाथ से देता है। ठीक है। कहाँ से देता है, जैसे कि कुत्र हो गया कहाँ से, तो हो गया कस्मात हो गया। ठीक है। तो दोनों में से है, लेकिन एक हो गया कहाँ से और एक हो गया कि कुत्र नहीं, कुत्र मतलब कहाँ, ये तो नीचे है। कस्मात मतलब कि किसको। ठीक है। किसको हो गया, कस्मात मतलब कोश से अर्थ में है ना।
यहाँ पे भी है कोस से, कहाँ से देता है, और ये है एकदम सीधे सीधे है कि किस से देता है। तो हाथ से देता है, कोस से देता है, तो दोनों चीज जरूरी है। हाथ भी जरूरी है, और जहां पे धन रखा गया है वो भी जरूरी है ना। मतलब कि कोस भी जरूरी है और हाथ भी जरूरी है। तो हस्तेन में तृतीया होगी और इसमें पंचमी हो जाएगी। तो ये मिला के यहाँ पे मेन चीज हो गया अपना। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग इसमें देखते हैं तो आगे क्या है, वही जब जब हम लोग को पता चल जाएगा कि किसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो हम लोग उसका रूप पढ़ लेंगे ना, रूप से पता कर लेंगे ना। अब एक विभक्ति में तीन तीन होते हैं, तीन वचन हो सकते हैं, ये हम लोग को मालूम है। एक विभक्ति में कुल कितने हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं ना। एक विभक्ति में तीन वचन हो सकते हैं, जैसे कि हाथ से। तो हाथ में हम लोग किसका प्रयोग किए थे? कौन सा विभक्ति लगा था हाथ में? तृतीया लगा था। तो देखो जैसे कि यहाँ पे बालकेन लगा हुआ है, वैसे ही ना वहां पे हस्तेन लगा हुआ था। तो ये एक वचन हो गया यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि दू गो हाथ करता है, तो द्विवचन होता तो हस्ताभ्याम भी हो सकता था। और बहुत हाथ एक साथ होता था, क्या हो जाता है? हस्ताभई। जैसे बालक ही है, हस्ताभई भी हो जाता ना। तो ये तीन वचन में हो सकता है, क्योंकि वहां पे अब अकेले एक हाथ का प्रयोग हुआ है, मतलब कि बालक जो है हस्तेन अपना हाथ से देता है, तो एक वचन का वहां पे प्रयोग हुआ है। सिंपल। और सप्तमी, सप्तमी में यहाँ पे देखो तो बालक, वहां पे एक और क्या था, पंचमी था ना, कोसात। कोस कोसात था, तो यहाँ पे क्या है उसके लिए? बालकात। तो यही रूप चल रहा है कि पंचमी विभक्ति होगी, मतलब कि क्या करेंगे, उसमें आके देखेंगे बालक का रूप और उसी में से रूप अप्लाई कर देंगे, है ना। सिंपल सा चीज है। तो हमको सिर्फ वाक्य हिंदी का पढ़ के ये पता करना होता है कि उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी और किस वचन का लगेगा। क्रिया को छोड़ के बाकी सब जगह यही देखना होता है, क्रिया का अलग चलेगा। क्रिया के अलावा जितने भी और शब्द होते हैं जो क्रिया का मदद करते हैं, दो ही चीजें हैं। एक क्रिया होती है, संस्कृत में यही दो भाग में बांटा गया है, एक क्रिया हो गया, तो क्रिया का अलग से रूप चलता है। बाकी सारे शब्द क्या होते हैं? क्रिया का मदद करने के लिए हैं, है ना। और उनमें देखेंगे कि जो बाकी सारे शब्द हैं उनमें कौन सी विभक्ति लगेगी। तो हमने यहाँ पे एक आसान नियम ये देख लिया है कि अगर करता है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा। अब प्रथमा विभक्ति में भी तीन वचन हो सकता है, तो अगर कर्ता एक है कि दो है कि तीन है, बोलते हैं कि हम लोग, ऐसा बोला जाता है कि हम लोग जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं। तो हम लोग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। और हम लोग का इसका संस्कृत क्या होगा? वयम, वयम। अहम, अवाम, वयम। ये था ना, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब या अथवा हम लोग। ठीक है, बात समझ में आया? तो वयम होगा वहां पे। तो हम लोग, जब मैंने वहां पे लिखा कि हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? वयम। अब जाते हैं, तो जाते हैं तो वयम, अब जो हो गया वयम कर्ता हो गया, तो ये कर्ता किस पुरुष का है? उत्तम पुरुष का। और किस वचन का है? द्विवचन। हम लोग द्विवचन होगा। बहुवचन। द्विवचन में दो लोग होते हैं, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो बहुवचन हो गया। यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन, है ना। और दूसरा यहाँ पे लिखा है जाते हैं। तो जाते हैं का मतलब कि अब कौन सा इसमें काल है? वर्तमान काल की, भूतकाल की, भविष्य काल की, चाहिए की आज्ञा, कौन सा? वर्तमान है, सिंपल। हम लोग जाते हैं, वर्तमान काल में जा रहे हैं। तो वर्तमान काल मतलब कौन सा लकार? लट लकार। तो देखो लट लकार में
उत्तम पुरुष में बहुवचन का क्या होता है? पठामह होता है ना। देखो, ये है लट लकार। लट लकार में उत्तम पुरुष का ब व का मतलब क्या हो गया? बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होता है? पठामह। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? वयम जाते हैं का यहाँ पे है। जाना का क्या होता है संस्कृत? गच्छति होता है। तो गच्छ धातु होता है। धातु क्या होता है? गच्छ। तो यहाँ पे लिखेंगे गच्छामह। बात समझ में आया? तो वयम गच्छामह बन गया वाक्य। हम लोग जाते हैं। हो गया ना। और लिख सकते हैं कि दो बालक घर से आते हैं। मैं लिख दिया। दो बालक क्या करते हैं? घर से आते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि दो बालक है, ठीक है। तो बालक का क्या होता है संस्कृत? बालक ही होता है ना। अब घर का क्या होता है? गृह। और आना का क्या होता है संस्कृत? गच्छ। गच्छ मतलब होता है जाना, और आना का क्या होता है? आगच्छ। ठीक है। गच्छ मतलब जाना और आगच्छ मतलब आना। तो दो बालक घर से आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दो बालक कर्ता हो गया ना। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथम विभक्ति होती है। तो नीचे देखो तो यहाँ पे बालकः, बालकौ, बालका, इन तीनों में से क्या उपयोग करेंगे? बालकौ बीच में का जो है करेंगे ना, बालकौ। क्योंकि द्विवचन है, कर्ता तो है, ठीक है। तो कर्ता है तो प्रथम विभक्ति होगी। तो कौन सी होगी? बालका, बालकौ की बालका? तो बीच वाला होगा द्विवचन, बालकौ। अब ये पता चल गया हमको। अब घर से, घर से में बताओ, घर एक शब्द है। घर कौन सा लिंग होगा? नपुंसक लिंग की पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? नपुंसक लिंग होगा। जैसे कि बालक पुल्लिंग था, अकारांत हमने लिया था। तो इसका फल के जैसा चलेगा। अब घर से में कौन सा विभक्ति होगा? करण वाला होगा कि अपादान वाला होगा? करण में क्या होता है? करण में सीधे सीधे प्रयोग करते हैं तब करण होता है। जैसे कर्ता ने कलम पकड़ के एकदम रखा हुआ है। अब ये घर से मतलब कि इसमें पांचवा होगा अपादान। ठीक है। अब घर, हाँ, तो अलग हो रहा है। तो अलग के अर्थ में भी हम लोग अपादान का प्रयोग करते हैं, जो साथ के प्रयोग में हम लोग कर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो घर से, तो घर से में मतलब कि कौन सा इसमें विभक्ति हो गया? अपादान, पांचवा। अपादान कारक पांचवी विभक्ति। तो पांचवी विभक्ति में कौन सा वचन होगा बताओ? क्योंकि एक विभक्ति में तीन वचन होते हैं। एक वचन ही होगा। एक घर लिखा है ना, घर से। तो एक वचन ले लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखो तो पंचमी विभक्ति में यहाँ पे क्या होता है? फलात होता है ना। तो वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? बालकौ गृहात। अब देखो दो बालक आते हैं। तो दो बालक मतलब कौन सा पुरुष? द्विवचन तो ठीक है। पुरुष कौन सा? पुरुष कई गो होता है? तीन गो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा होगा दो बालक? देख के बताओ। क्योंकि प्रथम पुरुष होगा। और प्रथम पुरुष में कौन कौन सा वचन? द्विवचन होगा। तो जब हमको पता चल गया कि कारक
जो करता है वो प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो हम क्रिया भी कौन सा लेंगे? प्रथम पुरुष द्विवचन का। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का पठती का क्या रूप होता है, याद है? पठती पठतः पठन्ति। तो पठती पठतः यही होगा ना? पठती पठतः पठतः प्रथम पुरुष का ये तीनों है, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। तो पठतः होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आगच्छतः। आगच्छ नहीं, पठस नहीं होता, आगच्छतः होता है। पठती पठतः होता है, तो आगच्छतः लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? हम मैंने ये भेजा है ना ग्रुप में, तो मैंने ये भेज दिया है ये वाला। होगा होगा, देखो आज सुबह में मैंने वीडियो भेजा है और कल रात में ही मैंने पीडीएफ भेज दिया था। पीडीएफ आया हुआ है, वीडियो जो भेजा था ना सुबह में उसके ऊपर ही था। हाँ, वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया है, और कल का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था। समझ में आया कि कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं लोग ना? तो जस्ट सिंपल सा चीज होता है, दो काम है, तीन काम है मेनली। सबसे पहला, अब इसमें हम लोग को क्या क्या जरूरत हो गया, अब हम लोग जरूरत को समझते हैं। जरूरत अपना क्या क्या हो गया, बाकी अभी हम और वाक्य का उदाहरण लेंगे। लेकिन थोड़ा सा अब इसका मीनिंग समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला हो गया, वाक्य बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया, एक नंबर बात, हमको शब्दों का संस्कृत मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? शब्द का संस्कृत मालूम होना चाहिए, वर्ड मीनिंग जिसको बोलते हैं। संस्कृत का वर्ड मीनिंग याद करना है कि आगच्छ मतलब आना हो गया, गच्छ मतलब जाना हो गया, खाद मतलब खाना होता है। तो जितने भी धातु हो गए। हाँ बोलो। क्या शब्द रूप है? वो किताब से पता चलेगा, जब हम लोग किताब पढ़ेंगे तो किताब में सारी चीजें आती रहेंगी। जब किताब पढ़ेंगे तो किताब का जब एक चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में संस्कृत का शब्द आएगा, है ना कि नहीं? उसी से हम लोग याद होते जाएगा वो चीजें, है ना? वो अलग से नहीं उसमें आएगा। किताब पढ़ेंगे लोग, किताब का जब संस्कृत का पढ़ेंगे तो वो उसमें आते जाएगा। हर किताब चैप्टर के लास्ट में नहीं दिया रहता है शब्दार्थ है, तो उस शब्दार्थ को ध्यान देना है। उससे हमको संस्कृत का शब्द मालूम चलेगा। जब संस्कृत का शब्द मालूम चल गया तो हम वाक्य कैसे बनाते हैं, तो वाक्य के लिए दो चीजें ध्यान देना है। वाक्य में देखना है, दो प्रकार के शब्द होंगे। एक होगा नॉर्मल शब्द, ठीक है, जिसपे कि शब्द रूप चलता है, और दूसरा क्या होगा? क्रिया होगा। क्या होगा? क्रिया। और शब्द में क्या होगा? ये कर्ता होगा, होगा ना? बाकी और होगा क्रिया का, जो कारक और क्रिया दो चीजें हो गए। कारक में एक कर्ता होता है, यहाँ पे शब्द को हम कारक भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया का मदद करने वाले कारक होंगे। कारक में एक कर्ता होगा, और बाकी जितने भी कारक होते हैं और साथ में कर्ता भी, सब में क्या चलता है? शब्द रूप चलता है, विभक्ति वाला, है कि नहीं? और दूसरा काम क्या होता है क्रिया का करने के लिए, कि क्रिया कैसी होगी उसके लिए कारक को देखते हैं, कर्ता को देखते हैं कारक में से, कि कर्ता कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। उसी के हिसाब से क्रिया में को भी उसी पुरुष उसी वचन और किस काल में। क्रिया का काम करने के लिए क्या चीज देखेंगे? काल, इसके बाद पुरुष, और इसके बाद क्या चीज है? वचन। तो काल, पुरुष और वचन, इन तीनों को देख के क्रिया का प्रयोग करेंगे। और इधर कारक में जो सब है, सब में अपना सातों कारक के हिसाब से करते जाएंगे। काल और पुरुष कैसे? पुरुष और वचन कहाँ से पता चलेगा क्रिया का? कर्ता से। कर्ता किस पुरुष और किस वचन में होगा, उसी के आधार पर हम क्रिया का पुरुष और वचन निर्धारित कर लेंगे। तो पुरुष वचन निर्धारित तो कर लेंगे, अब बाकी हम वाक्य को पढ़ के पता करेंगे कि किस काल में है। भूतकाल में है कि भविष्यत काल में है, कि वर्तमान काल में है, कि चाहिए के अर्थ में है, कि आज्ञा के अर्थ में है ना?
सिंपल सा चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं इसी नियम पे कि ये नियम कैसे कैसे काम कर रहा है। पहला नियम तो ठीक है, ऐसे ही है कि संस्कृत के शब्दार्थ याद करना है। वाक्य बनाने के लिए यही नियम है, सिंपल। कारक पता करना है और क्रिया पता करना है। सबसे पहले काम होगा कारक का। कारक में देख लेंगे कि कारक में सातों कारक है, सब शब्द होंगे, उसमें कौन कौन सा विभक्ति लगेगा। हमने अभी एक आसान नियम पढ़ा है, हालांकि ये इतना आसान होता नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कारक का पता किया जाता है। अलग अलग सूत्र आता है कारक का पता करने के लिए। कैसे संधि अप्लाई करने के लिए अलग अलग सूत्र था कि नहीं। तो वैसे ही कारक अप्लाई करने के लिए भी सूत्र होता है। लेकिन एक आसान तुम लोगों को ये नियम दे दिया गया है, पहला बार में यही नियम होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो ये एक आसान नियम दिया गया है। तो अभी तुम लोगों को फिलहाल इसके आधार पर ही सोचना है। आगे जब मैं कारक पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स में पता चल जाएगा। कम से कम 25-30 सूत्र आने वाले होंगे और उसके आधार पे तुमको विभक्ति का प्रयोग करना है अलग अलग वाक्य में। उसमें बताया जाता है कि इसके अर्थ में ये विभक्ति होती है, इसके अर्थ में ये विभक्ति होती है। फिर उसके हिसाब से शब्द रूप को करते हैं। अभी तो सिंपली बता दिया गया है, करता आएगा ना तो प्रथमा विभक्ति, उसमें अलग अलग नियम बताया जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता चल जाएगा कर्ता का। बाकी सारे कारक का तो उसमें कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कर्ता का पुरुष और वचन देखते हैं और उसके आधार पे हम क्रिया डिफाइन कर देते हैं। पुरुष कैसे निकालते हैं तो एकदम आसान है। अगर तुम से रिलेटेड है तो कौन सा पुरुष। मध्यम, मध्यम, तुम दोनों, तुम लोग, मध्यम। मध्यम पुरुष एक वचन, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन। अगर मैं, हम दोनों, हम लोग से संबंधित है तो कौन सा पुरुष। उत्तम पुरुष। उसके बाद बाकी सब का सब कौन सा पुरुष। प्रथम पुरुष। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एकदम आसान है। अब बाकी सब का सब उत्तम प्रथम पुरुष में चला जाएगा। और प्रथम पुरुष में भी पहला दूसरा आसान है। बाकी सब का सब जितना भी नाम ओम सब चीज एकदम क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी चीज का नाम आ गया तो नाम अगर राम लिख दिए तो राम किस में चला जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में, है ना। अगर राम और श्याम कर देंगे तो मतलब क्या चीज, प्रथम पुरुष द्विवचन में। एग्जाम्पल देखते हैं अब लोग। और हमने कल ये देखा था कि रामो पाठम पठति, है कि नहीं। कि रामो बालको, तो रामो यहाँ पे कौन सा हो गया प्रथम। ए, रामो जो है कौन सा कर, इसमें क्या चीज है, राम करता है ना। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा ना। तो रामो कर दिए। अब पाठम क्या हो गया, तो वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, जैसे फलम होता है। और फिर पठती, तो राम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन। तो हम लोग यहां से भी पठ का भी कौन सा ले लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये पठ धातु होता है, पठ धातु होता है, उस पे रूप चलता है ना परस्मय पदी का। तो ये बनता है पठते पठत पठन्ते, पठसी पठत पठवत, पठामी पठाव पठाम, है कि नहीं। यहाँ पे देखो अगला लकार में, ये है लंग लकार, कि राम पढ़ता था। तो फिर से राम तो होगा ही, और फिर से पाठम भी होगा। लेकिन पढ़ता था तो मतलब क्या हो गया, अब भूतकाल। तो जब भूतकाल हो गया तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो फिर से कौन सा पुरुष कौन सा वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ऊपर में मतलब कि पठती भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही था, और नीचे में अपठत भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। तो अंतर कहाँ पे है दोनों में, काल में अंतर है। ऊपर वाला लट लकार था, नीचे वाला लंग लकार है। तो राम राम पाठम अपठत मतलब राम ने पाठ पढ़ा, है ना। हाँ, पाठ को पाठ ही लिख देंगे, पाठ मतलब पढ़ाई। राम ने पाठ पढ़ा, पढ़ाई पढ़ा, पढ़ाई किया, है ना। पाठ मतलब एक चैप्टर हो गया और अपठत मतलब पढ़ना हो गया, है ना।
हाँ, क्रिया राम के क्रिया को कर्ता के हिसाब से देखेंगे। क्रिया क्रिया में क्या क्या चीज होता है, क्रिया का पता कर, क्रिया को लिखने के लिए क्या क्या चीज पता होना चाहिए? क्या क्या चीज? क्रिया किस काल की है, और क्या पता होना चाहिए? किस वचन का है, और किस पुरुष का है। तीन चीज पता चल जाएगा तो हम क्रिया लिख देंगे ना। तो किस काल का है ये कैसे पता चलेगा? वाक्य देख के किस काल का है, सेंटेंस देख के। वचन, वचन भी वाक्य से पता चल जाएगा, लेकिन ये वचन वाक्य में किससे पता चलेगा? कर्ता से। कर्ता का वचन देखेंगे और कर्ता का पुरुष देखेंगे। हमने बता ही दिया है कि कर्ता का कैसे डिसाइड करते हैं, है कि नहीं? हम्म। और देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? सलेखम लेखस्यति, उसका मतलब क्या हो गया? हाँ, वह लेख लिखेगा। वह लेख लिखेगा। अब बताओ, सह क्या है? करता है। कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? प्रथम पुरुष और एक वचन। और इसका भी रूप चलता है, जैसे बालक का रूप चलता है ना, वैसे ही सह का भी रूप चलता है, सातों विभक्ति आठों विभक्ति में। स तौ ते ताम ते तान, ते तान तानी, ऐसे करके एक पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें देखना, सह का भी रूप चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में खत्म हो जाता है। जो यहाँ पे एक ध्यान देना है, यहाँ पे जो ये लिखा गया है ना, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम, ये तीन तो लिखा गया है, लेकिन ये तीनों कौन सा विभक्ति है तीनों के रूप में? तीनों में प्रथमा विभक्ति है। कौन सा विभक्ति? प्रथमा। सब ये कर्ता के रूप में है, ये सब कर्ता है। अहम अवाम वयम ये कर्ता है, इसका पूरा फिर आगे भी चलता है। इसका अहम का फिर कैसे बालक का हम देख रहे हैं कि कर्म में भी उसका रह रहा है ना। तो वैसे ही अहम का भी रहता है, कर्म में भी रहता है। त्वम का भी कर्म में रहता है, सह का भी कर्म में रहता है। ये सब एक एक लाइन में, ये सब किसमें है? ये सब कर्ता में है। किसमें है? कर्ता में है। ये सब कर्ता का रूप लिखा हुआ है कि सह का कर्त प्रथम विभक्ति में कैसे होता है, इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है। बात समझ में आया? कोई डाउट? बोलो। ठीक है। तो वह लेख लिखेगा, तो सह हो गया, लेख का हो गया वही लेखम, क्योंकि ये तो अपना एक वचन और कर्म है कि नहीं? कर्म हो गया एक वचन, और लिखेगा, तो लिखेगा तो सह के लिए कौन सा? जैसे यहाँ पे पठिष्यति है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखिष्यति। एक एक मेरे को बताओ, जैसे कि आप लोग लेख लिखेंगे, इसका क्या बनेगा? आप लोग लेख लिखेंगे, इसका क्या बनाएंगे? आप लोग का क्या होगा? युवाम होगा आप लोग का। युवाम मतलब क्या होता है? कितना वचन होता है? देखो यहाँ पे हम आप लोग बोले हैं, यहाँ पे ये दिखा भी देते हैं। अब बताओ। यूयम होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग तुम लोग के ही बराबर होता है ना। हाँ। हाँ, तो ये त्वम युवाम यूयम, तो उसको पढ़ोगे तब याद हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी याद हो जाएगा। ऐसे लग रहा होगा कि सब एक ही जैसा देखने में लग रहा है, लग रहा होगा ना। हाँ, तो उसके लिए तो फिर हमको याद करना होगा बार बार। अभी ऐसा दिख रहा होगा कि सब तो एक ही जैसा है। वो एक ही जैसा नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा अलग है। सबको ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या अलग है। तो कहाँ पे थे हम लोग? आप लोग का अब क्या हो गया यहाँ पे? यूयम। यूयम कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है? हाँ, बहुवचन। तो अब लेखम, तो लेख लिखेंगे तो फिर से ये तो लेखम ही हो जाएगा। एक लेख लिखना है, और फलम फले फलानी, तो ऐसे ही
फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, मतलब कि कि कहाँ से ले लिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, नपुंसक लिंग में यहाँ से, द्वितीय विभक्ति से, ऊपर वाला से नहीं, प्रथमा से नहीं, द्वितीय से लिए। क्यों लिए द्वितीय से? क्योंकि वो क्या है, क्यों द्वितीय विभक्ति लगा? कर्म है इसलिए, ठीक है। क्योंकि वो लेख लिखेंगे तो लेख यहाँ पे कर्म है, इसलिए लिए। ये नहीं कि पहला वाला ले लिए, पहला वाला नहीं लिए हैं, क्योंकि देखने में तो दोनों एक ही जैसा लिख रहा है, लग रहा है ना? ये भी फलम ले लेते, ये भी फलम ले लेते, तो नहीं लेंगे ना, नीचे वाला लेंगे, क्योंकि हमको कर्म का लिखना है। तो जब कर्म का लिखना है तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, लेखम। लिखेंगे कि क्या होगा, अब इम्पोर्टेंट बताओ। लिख धातु होगा ना, लिख पे से बनेगा, लिख मतलब होता है लिखना। यूयम, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन था? मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? और काल कौन सा है यहाँ पे लिखने के, लिखेंगे कौन सा काल? हाँ, लिख्यसत। तो लिख्यसत थ नहीं, लिख्यसत, क्योंकि अंत में अह नहीं है ना इसमें। पठिष्यत, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ली ख स्यत, हो गया ना? क्या? लिखिष्यन्ति, लिखस्यन्ति ऊपर वाला है प्रथम पुरुष में, हमने कौन सा पुरुष यहाँ पे लिया? लिखिष्यत होगा ना, लिखिष्यन्ति कब होता है? जब प्रथम पुरुष रहता तब ना। अगर रहा था कि वे लोग लेख लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, वे लोग के लिए क्या हो जाता, स तो ते, तो ते लेखम लिखी स्यंती। जैसे पठिष्यन्ति है, पठ धातु से, तो लिखी स्यंती, तो यहाँ पे लिखी स्यत हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? इसके बेस पे कोई डाउट है तो बताओ। यूयम, चूंकि मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो लिखित स्यथ भी कहाँ से ले लिया हमने, मध्यम पुरुष और बहुवचन से। क्या? ते से ही तो रिलेट हुआ ना ये, लिखी से अंति। नहीं, लेख से क्यों होगा, कर्ता से होगा, क्रिया का रूप कर्ता से रिलेट करेंगे। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, उसी पुरुष और उसी वचन का क्या होगा, क्रिया होगा। बाकी सब में नहीं होता है, ठीक है। क्रिया का जो वचन और पुरुष निर्धारित होता है वो कर्ता से होता है, ठीक है। हाँ, बीच में जो होंगे शब्द, वो सब अपना अपना करते रहेंगे। और कर्ता में भी विभक्ति तो प्रथम प्रथमा विभक्ति होती है, वो तो पता ही है। बाकी लेकिन ये जो है इसका रूप ते से डिसाइड होगा, ये नहीं कि बीच में से बाकी सब कारक से डिसाइड करेंगे। कारक, क्रिया के अलावा बाकी हमने देखा कि 7 8 कारक है, तो आठों में से क्रिया का निर्धारण किस पुरुष किस वचन में किससे हो रहा है, सिर्फ इससे, कर्ता से, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, उसे लेख लिखना चाहिए, सह लेखम लिखे, जैसे पठेत है कि नहीं? उसको लेख लिखना चाहिए, सह लेखम लिखेत। डाउट है इसमें? डाउट है तो मेरे को बताओ। चाहिए के युग में विधि लिंग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे कि
बोल देते हैं। आपको भोजन खाना चाहिए। क्या बनाएंगे? आपको के लिए क्या प्रयोग होगा? त्वम। त्वम कौन सा पुरुष कौन सा वचन होता है? एक वचन, ठीक है। अब भोजन, तो भोजन तो सिंपल हो गया। भोजन क्या है यहाँ पे? कर्म है, तो भोजनम हो जाएगा ना। त्वम भोजनम, अब खाना चाहिए। खाना में होता है खाद। खाद के आधार पे क्या बन जाएगा यहाँ से? कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष एक वचन चाहिए के अर्थ में पठे है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? खादे, है ना। तो त्वम भोजनम खादे, है कि नहीं आसान? बस इसका हमको ये डिफाइन कर लेना है कि कर्ता किस वचन और किस पुरुष में है। अब बाकी किस अर्थ में क्रिया हो है। क्रिया का हमने 5 अर्थ में पढ़ा है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और दो गो हमने पढ़ा है चाहिए के अर्थ में देख लिया। और एक देख लेते हैं लोट लकार के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में। जैसे कि उसको गृह कार्य करने की आज्ञा दे गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि सह गृह कार्यम करो तू, यानी कोई बता रहा है कि उसको गृह कार्य करने की आज्ञा दी गई है कि नहीं? तो सह गृह कार्यम करो तू, तो आज्ञा देना। जैसे बोला कि पानी का गिलास लेके आओ, ये सब चीज आज्ञा के रूप में रहता है। तो जब भी आज्ञा के अर्थ में होगा तो कौन सा लकार प्रयोग होगा? लोट लकार। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है एकदम बेसिक वाक्य बनाने का शुरुआत, कि यहाँ से होता है हमको वाक्य बनाने का। समझ में आया ना? कर्म वाला, कर्म वाला ही नहीं है, बाकी बहुत सारा चीज है उसमें। अभी सिर्फ एक कर्म दिख रहा है, बहुत सारा चीज आएगा। ठीक है। कारक से रिलेट करके, जैसे कि यहाँ पे देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ कर्म ही नहीं है, कर्ता का तो अपना मेन है। जब भी वाक्य होता है तो वाक्य में दो सबसे मेन रहता है, क्या क्या? एक, हम अगर बात करें वाक्य का, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाक्य में दो चीज मेन है, क्या क्या? एक क्रिया और एक कर्ता। कर्ता मेन है और क्रिया मेन है, इन दोनों के बिना वाक्य तो हो नहीं सकता है ना। कर्ता और क्रिया चाहिए। और कर्ता किसके अंडर में आता है? कारक के अंडर में। कारक कहीं तो एक प्रकार है ना। कारक का हमने 7 8 प्रकार देखा है, तो उसी में का तो एक प्रकार है कर्ता, जो सबसे पहला है। कारक क्यों होता है? कारक का काम ही होता है क्रिया का सिद्धि में क्या करना? मदद करना। होता है कि नहीं होता है? क्रिया को कंप्लीट करने में मदद करने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कारक। तो जो सबसे मेन जो है क्रिया कंप्लीट करने का काम करता है वो कौन है? कर्ता। नहीं समझ में आया? ध्यान दो। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे बालक, नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। धन देना यहाँ पे क्रिया है अपना, है ना। यहाँ पे देना क्या है? क्रिया है। और देने का काम कौन कर रहा है? ययाति। तो जो ययाति जो करता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीज भी महत्वपूर्ण है, क्रिया कराने में सबका इंपॉर्टेंट योगदान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट योगदान खुद किसका है? कर्ता का। कर्ता भी क्रिया का ही मदद कर रहा है ना। बोलो।
बस सिंपल सा वही चीज है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, इसके आधार पे देखते हैं आगे कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे ना तो पता चलेगा। अब जैसे कि होता क्या है कि क्रिया के अलावा जितने भी शब्द होंगे, क्रिया के अलावा जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, सब के सब? बताओ वाक्य में कारक होंगे। तो कारक होंगे तो अब कारक तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो जितने भी, अब क्रिया के अलावा, क्रिया को पहचानना सबसे आसान है तो उसको हम पहचान लिए हैं। बाकी जो है उनको देख करके पहचानेंगे कि बाकी जो है कारक किस किस प्रकार के कारक हैं। क्या वे कर्ता कारक हैं, कि कर्म कारक हैं, कि करण कारक हैं, कि संप्रदान कारक हैं, कि अपादान कारक हैं, कि अधिकरण कारक हैं, कि संबंध है, कि संबोधन है कि नहीं? एक बार जब हमको पता चल गया कि क्रिया का तो ठीक है, क्रिया का तो खत्म कहानी, कि बाकी अन्य शब्द किस किस कारक के हैं, तो जब हमको ये पता चल गया उनका कारक के बारे में, तो हमको पता है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, है ना? तो सिंपल सा चीज है, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि हमने ले लिया कि वह लेख लिखता है, तो लेख, वह लेख लिखता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ध्यान दो कि वह लेख लिखेगा, सह लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखेगा। तो ये जो यहाँ पे हम वाक्य बना देते हैं, वह लेख क्या करेगा, लिखेगा। तो यहाँ पे लिखना क्या हो गया, ये क्रिया होगी। अब क्रिया के अलावा यहाँ पे दो शब्द और बच गए कि नहीं बच गए? तो दोनों क्या हो गए, कारक होंगे ना। अब हमको ये देखना है कि कारक तो हैं, लेकिन कारक तो 7 8 गो होता है, तो कौन कौन कारक है भाई, ये सोचना पड़ेगा। तो देखेंगे कि वह तो क्या है, करता है कि नहीं? तो करता है तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। और लेख लिखता है, तो लेख क्या चीज हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म हो गया तो इसमें कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो हो गया काम, खत्म नहीं हो गया? बताओ। अब प्रथमा विभक्ति में 3 गो वचन होता है, तो वह कौन सा वचन में जाएगा, एक वचन में। लेख भी एक वचन में जाएगा, इसलिए वह का बना दिया गया सह। ये प्रथम पुरुष एक वचन भी है, ये भी हमको पता है। और प्रथमा विभक्ति लगेगा, ये भी हमको पता है। तो सह लेखम, लेखम लिख दिए हैं। क्यों लेखम लिख दिए हैं? क्योंकि द्वितीय विभक्ति इसमें लगेगा, तो वहां से लेखम आ गया। लिखेगा का क्या हो गया, लिखेगा लेखिष्यति। क्यों लेखिष्यति? क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन, और भविष्यत काल, पठिष्यति, लेखिष्यति, हो गया ना? तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही आए। अब जैसे कि देखो, एक और वाक्य लिख लेते हैं यहाँ पे। वाक्य क्या है, वह, चाहे लिख देते हैं, हम दोनों कलम से लिखते हैं। कलम से, चाहे वह लिख देते हैं ना, आसान लिख देते हैं कि वह कलम से लिखती है, हो जाएगा ना? वह के लिए क्या प्रयोग होगा, सा। स होता है लड़का के लिए, सा होता है लड़कियों के लिए। तो स्त्रीलिंग के लिए सा हो गया। अब कलम से, बताओ क्या है कलम से, प्रथम विभक्ति। हाँ वही प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्या दिक्कत है? बालक वाला ये नहीं है, ये स का, सा का अलग से रूप चलता है। हर जगह बालक का नहीं चलेगा, बालक सिर्फ पुल्लिंग के लिए था, कल बताया था ना मैंने। बालक सिर्फ पुल्लिंग के लिए था, तो ये नहीं कि यहाँ से बालक है तो सा आ जाए। सा का अलग से रूप चलता है, सा तेता। वो मैंने पीडीएफ में इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सारा रूप में इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा जो इम्पोर्टेंट का है, तुम लोग का 10वां क्लास के लिए। ठीक है।
तो सा का अलग से रूप ही चलता है पूरा। तो ये हो गया यहाँ पे सा, वह। कलम से, अब बताओ कलम से में कौन सा विभक्ति लगेगा? तृतीया विभक्ति लगेगा। अब ये क्या, ये क्या ये कर्म है? कौन सा कारक है? ये करण कारक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलमेन। कैसे होता है? फलेन, नपुंसक लिंग। तो कलमेन, यहाँ से देखो तृतीय विभक्ति में मैं फल का रूप दिखा देता हूँ। कहाँ गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो बालक कहा गया। देखो यहाँ पे लिखा गया फलेन, लिखा हुआ है ना एक वचन में। तो एक वचन में जब फलेन लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कलमेन। तो हमको ये पहचानना होगा कि शब्द में कौन सा विभक्ति लगेगा। तो ऊपर में नियम दिया गया था कि से, ता, ते, ये शब्द के कर्ता ने कर्म को करण से, ये उसी लिए लिखा गया था। लिखती है के लिए क्या लिख देंगे अब? पठती पठत पठंती, लिखती लिखत लिखंती। तो लिखती लिख दो सीधे, कोई अंतर नहीं है ना। बन गया। कोई डाउट? तो वैसे ही वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से है ना, और पत्ते गिरते हैं, है कि नहीं? तो वृक्ष से, तो वृक्ष में कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, नपुंसक लिंग। और इसमें कौन सा विभक्ति? प्रथमा नहीं, वृक्षात, वृक्ष से अलग हो रहा है ना। ये कर्ता नहीं है। अपादान। तो वृक्षात, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्षात। अब पत्ते, तो पत्राणी, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं ना। तो पत्ते गिरते हैं तो पत्तों का पत्राणी हो जाएगा, जैसे कि फलानी, बहुवचन। ठीक है। तो पत्राणी। इसके बाद पतंती लिख देंगे। गिरते हैं। पतंती क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि सीधे है यहाँ पे, कर्ता यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट किस में ले लेंगे? अपने आप से। अब उसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो आएगा नहीं। तो प्रथम पुरुष का ही बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है। तो पत्राणी पतंती, है कि नहीं? तो वृक्षात, ये कौन सा कारक हो गया यहाँ पे? अपादान से, अलग होने का भाव में, है ना। अपादान कारक कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति, है कि नहीं? और यहाँ पे जो पत्राणी है ये क्या है? ये कर्म है और बहुवचन है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वैसे ही पत्राणी। तो बहुवचन हो गया ये। और फिर यहाँ से द्वितीय विभक्ति कर्म है ये। ठीक है। और पतंती क्रिया हो गया। कोई डाउट? तो इसके आधार पे संस्कृत की किताब में वाक्यों को देखना है। समझ में आ रहा है? सारा चीज नहीं समझ में आएगा, कहीं कहीं पे तुम लोग को लगेगा कि यहाँ पे क्यों ये विभक्ति लग गया, क्यों ये कारक लग गया। तो उसका बहुत नियम होता है आगे आगे तक। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये चीज तुमको दिखेगा, मतलब कि कम से कम 50% जगह पे ये सब काम करेगा जो नियम मैंने बताया है ना। बाकी और भी चीजें हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ तो कोई डाउट है? कुछ प्रश्न पूछना चाहती है लोग तो इसके आधार पे बताओ।